मित्रों, 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिस आधार कार्ड के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के लोग नाच रहे थे और न जाने देश के लोगों को क्या कोई बड़ी जड़ी बूटी दे दी है कि जो उनके हर संकटों से मुक्ति दिलाएगी। उस आधार कार्ड पर के वो खेल खेल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से ऐसी डांट पड़ी है। आज सवाल ये है, प्रधानमंत्री जी देश पूछना चाहता है, इस आधार कार्ड के पीछे कितने रुपए खर्च हुए, ये रुपए कहां गए, आधार कार्ड का लाभ किसको मिला। सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं, ये सवालों के जवाब ये देश की जनता मांगती है आपसे। नौजवान मित्रों, मैं आज एक बात पहली बार आपके सामने रखने जा रहा हूं। पिछले 3 साल से मैं लगातार गुजरात की तरफ से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखता रहा हूं और मैंने आधार कार्ड के संबंध में गंभीर सवाल उठाए थे। मैंने उनसे चेतावनी दी थी कि गुजरात हमारा सीमावर्ती राज्य है। आप इस प्रकार से किसी के माध्यम से किसी को भी आधार कार्ड देते जाओगे तो हिंदुस्तान में जो इन्फिल्ट्रेशन करने वाले लोग हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। पड़ोसी देशों के लोग हमारे यहां घुस जाएंगे, गैर कानूनी तरीके से वो नागरिक बन जाएंगे, हक छीन लेंगे हमारा। आप इस पर गंभीरता से सोचिए। मैंने उसकी पद्धति के संबंध में सवाल उठाए थे। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जितने सवाल उठाए हैं वो सारे सवाल 3 साल पहले मैं देश के प्रधानमंत्री के सामने उठा चुका हूं। मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया था कि आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाइए, मुख्यमंत्रियों को इस विषय में डिबेट कीजिए, चर्चा कीजिए। आधार कार्ड के नाम पर इस देश पर एक नया संकट लाओगे, आप इस पर गंभीरता से सोचो। उन्होंने नहीं सोचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डंडा मारा, तब उनको समझ में आएगा। मैं जरा कांग्रेस के उस महाशय से पूछना चाहता हूं, देश की जनता को जवाब दो। आपकी इस आधार कार्ड की योजना देश के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए। आपने ऐसा क्या पाप किया, सुप्रीम कोर्ट को डंडा चलाना पड़ा? जवाब दो। भाइयों बहनों, मैं आज पहली बार एक बात पब्लिकली बताना चाहता हूं। ये आधार कार्ड को लेकर के केंद्र सरकार के सारे महाशय मुझे मिलने आए थे। मैंने उनको सैकड़ों सवाल पूछे थे, 2-2 घंटे तक मैंने चर्चा की थी और ये मुझे जवाब नहीं दे पाए थे। मैंने देश की सुरक्षा के संबंध में, भारत के अंदर जो घुसपैठिए आ गए हैं उनके संबंध में क्या सोचा है पूछा। हिंदुस्तान के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है, उसके विषय में क्या योजना है मैंने पूछा। इनके पास कोई जवाब नहीं था। एक पॉलिटिकल गिमिक के सिवाय कोई लंबी सोच नहीं रही। मैंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में प्रधानमंत्री को सवाल पूछे थे और मैंने कहा था, अगर इन सवालों को आप एड्रेस नहीं करोगे तो आपकी योजना धरी की धरी रह जाएगी, लाखों करोड़ों रुपए तबाह हो जाएंगे। तब उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि मोदी जी ने जो सवाल उठाए हैं इस पर हम सोचेंगे। नहीं सोचा। मेरी प्रधानमंत्री को लिखी हुई चिट्ठियां हैं, उन चिट्ठियों में मैंने साफ साफ संकट बताए हैं। अगर ये दिल्ली की सरकार, ये अपने आप को बुद्धिमान लोग मानने वाले लोग, ये अपने आप को आईटी के जन्मदाता मानने वाले लोग,
इन्होंने मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति की बात नहीं सुनी, एक बात भी मेरी नहीं सुनी, और उसी का परिणाम आया है कि आज उनको सुप्रीम कोर्ट का डंडा खाने की नौबत आई है। क्या देश की तिजोरी को ऐसे लूटते रहोगे? जनता की आंख में ऐसे धूल झोंकते रहोगे? और इसलिए भाइयों बहनों, ये जो झूठ फैलाया जा रहा है, इस झूठ से बचने की आवश्यकता है, चौकन्ने रहने की आवश्यकता है। हम सब जानते हैं कि संसद में आधार एक्ट 2016 अब पास हो चुका है। इस एक्ट के पास होने के बाद अब हमें सब्सिडी हो या फिर तमाम दूसरी सुविधाएं हो, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के लिए आधार के प्रयोग की सुविधा अब हमें प्राप्त हुई है। 128 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में अब तक 102 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बांटे जा चुके हैं। यानी अब देश की 79% जनसंख्या के पास आधार कार्ड है। और उसमें भी अगर हम एडल्ट्स को सोचें, वयस्कों की बात करें, तो देश के 96% नागरिकों के पास आधार कार्ड है। आप सभी के समर्थन से इस साल के अंत तक हम देश के हर नागरिक को आधार कार्ड से जोड़ पाएंगे। और मैं इसके लिए मुख्यमंत्रियों का, राज्य सरकारों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि इस काम में उन्होंने काफी तेजी लाई है और काफी बल दिया है, और उसके कारण ये संभव हुआ है। आज की तारीख में एक साधारण सा आधार कार्ड लोगों के सशक्तिकरण का प्रतीक बना है। सरकारी मदद या सब्सिडी पर जिस व्यक्ति का अधिकार है, अब उसे ही इसका फायदा मिल रहा है। पैसा सीधा उसी के खाते में जा रहा है। इससे पारदर्शिता तो आई ही है, हजारों करोड़ रुपयों की बचत भी हो रही है, जो रुपये विकास के काम में खर्च हो पा रहे हैं। सरकार की सब्सिडी जाती थी तो लगता था कि लोगों का भला होता होगा, तो मैंने क्या किया, आकर के उसको आधार के साथ लिंक कर दिया, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। तो उसके कारण पता चला कि ऐसे ऐसे लोगों के नाम पर गैस की सब्सिडी जाती थी जो पैदा ही नहीं हुए। मतलब कहां जाता होगा, मुझे बताइए, कहां जाता होगा? किसी न किसी की तो जेब में जाता होगा ना। अब मैंने उस पर बूछ मार दिया, बंद हो गया। सिर्फ इस प्रकार की सब्सिडी सही व्यक्ति को मिले। झूठे भूतिया लोग हैं जो पैदा ही नहीं हुए, उनको न मिले। इतना सा काम किया, बड़ा काम नहीं किया, इतना सा ही किया। परिणाम क्या है मालूम है? 57,000 करोड़ रुपीस बच गया। और ये एक बार नहीं बचा, ये हर वर्ष 57,000 जाता था। अब बताइए कहां जाता था भाई? अब जिनकी जेब में जाता था उनको मोदी कैसा लगेगा? वो कभी फोटो निकालने के लिए आएगा क्या? आएगा क्या? वो मोदी को पसंद करेगा क्या? मुझे बताइए, काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देश में बदलाव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कठोर निर्णय करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? देश को आगे ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए? आप लोग आकर के मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस मकसद के लिए देश ने मुझे काम दिया है, उस मकसद को पूरा करने में मैं कोई कमी नहीं रखूंगा। ये विदेशी तंत्र है।
और इस विदेशी तंत्र में आप किसी भी अच्छे से अच्छे आदमी को भेज दीजिए, वो वही करने वाला है जो हो रहा है। इसको एक उदाहरण से समझिए। हमारे यहां पता है क्या होता है, और तीसरे सवाल का जवाब भी इसी में आ जाएगा कि ये भाजपा अपनी है कि नहीं। क्या होता है कि ये पूरी की पूरी व्यवस्था एक मोटर गाड़ी की तरह है। आप ड्राइवर बदलते जाते हो लेकिन कार वही चलती जाती है। एक ड्राइवर बदला, दूसरा आया, दूसरा बदला, तीसरा आया, तीसरा बदला, चौथा चला आया, चौथा बदला, पांचवा आया, लेकिन आप दुर्भाग्य से वो कार नहीं बदल रहे हो, ड्राइवर बदल रहे हो। तो कार को जो करना है वो करने वाली। और धीरे धीरे एक दिन आपको ये समझ में आएगा कि अभी तो वो इंडियन ड्राइवर से काम चला रहे हैं, 4-5 साल और रुक जाइए, इंडियन ड्राइवर को निकाल के बाहर कर देंगे, खुद बैठने वाले हैं स्टीयरिंग सीट पे, जो मैंने बताया आपको कि पार्लियामेंट में वो पहुंचने वाले हैं। तो फिर आपके ड्राइवर की भी जरूरत नहीं। इसलिए कोई पार्टी आपकी हो नहीं सकती, और इस पर बहुत गंभीरता से सोचिए। तो इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप बिल्कुल उम्मीद मत करिए कांग्रेस को हटा दीजिए जनता दल आ जाएगा, जनता दल को हटा दीजिए सीपीएम को ले आइए, सीपीएम को हटा dीजिए बीजेपी को ले आइए, काम सबके वैसे ही होने वाले। और मैं तो कभी कभी ये बात गंभीरता से कहता हूं, लेकिन मजाक की बात है। मैं कहता हूं कि हर पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र उठा लीजिए आप, और उसका कवर पेज फाड़ दीजिए, और उसके बाद गड्ढमड्ढ कर दीजिए, और मैं आपको दे दूं, आप बता नहीं सकते कि कौन सा घोषणा पत्र किस पार्टी का। सबके चुनाव घोषणा पत्र एक जैसे, फर्क बस इतना है कि किसी के चुनाव घोषणा पत्र में कोई बात पेज नंबर 1 पर होगी तो दूसरी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में पेज नंबर 10 पर होगी। किसी में वो बात पेज नंबर 15 पर है तो किसी में पेज नंबर 40 पर हो जाएगी। इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं, कोई क्वालिटी का फर्क नहीं। और मैं तब आपसे कह रहा हूं कि हमको गंभीरता से विचार करना चाहिए कि ये संसदीय लोकतंत्र हमको चाहिए क्या, और अगर ये संसदीय लोकतंत्र चाहिए तो इसके स्वरूप के बारे में तय करिए। मैं बहुत गंभीरता से इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं पिछले कुछ वर्षों में। हो सकता है मेरा निष्कर्ष गलत हो, मैं ये नहीं कहता कि यही आखिरी सच है। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान से पार्टियों का शासन खत्म करना पड़ेगा, इन पार्टियों को हटाना पड़ेगा। जानते हैं क्यों? मैं मेरे घर का उदाहरण देता हूं, बिल्कुल ताजा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे फोन किया। मैं एक जगह गया हुआ था ऐसे ही व्याख्यान करने, मेरे पिताजी ने फोन किया। क्या फोन किया? कि तुमको घर आना है। मैंने कहा किस लिए? कि वोट डालना। चुनाव आ गया, वोट डालना। मैंने कहा क्यों वोट डाले? कि तुम्हारा बहुत पवित्र काम है वोट डालना। तो मैंने कहा काहे को आए घर पे? तो उस दिन मैं बताऊं आपको कि 35 मिनट मेरे पिताजी फोन पर बात करते रहे एसटीडी से, और मुझको समझाते रहे। अंत में उन्होंने कहा कि तुमको इसलिए आना है कि कांग्रेस को वोट डालना। थोड़ी देर के बाद मेरी मां ने उनके हाथ से फोन छीन लिया। मेरी मां कहने लगी कि तुमको घर इसलिए आना है कि वोट भाजपा को डालना। मेरा भाई भी था उनके साथ वहां फोन पे, तो उसने कहा भैया आपको इसलिए आना है यहां पे कि ना हम भाजपा को वोट देना चाहते हैं, ना हम कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, हम किसी इंडिपेंडेंट को वोट देना चाहते हैं। मेरा एक घर है, उस घर में मेरे पिताजी कहते हैं कांग्रेस को वोट डालो, मेरी मां कहती है भाजपा को वोट डालो, मेरा भाई कहता है कि इंडिपेंडेंट को वोट डालो, और मैं कहता हूं कि वोट डालने की जरूरत ही नहीं है, वो पड़ जाएगा वैसे ही। मैं जाऊं या ना जाऊं वो वोट पड़ने वाला है। तो ये जो तंत्र है इसने जानते नतीजा क्या पैदा किया? मेरा एक घर जिसमें मैं, मेरी मां, मेरा भाई, मेरे पिताजी 4 हिस्सों में बटे हुए हैं। एक कहता है भाजपा, दूसरा कहता है कांग्रेस, तीसरा कहता है इंडिपेंडेंट, चौथा कहता है कि वोट ही मत डालो। माने मैं मेरे घर की हैसियत के हिसाब से एकता कायम नहीं रख सकता। घर के 4 हिस्से हो गए, ये हर घर में है। एक भाई भाजपा में, दूसरा कांग्रेस में, तीसरा जनता दल में, चौथा सीपीएम में, 5वां सीपीआई में। जानते हैं अंग्रेजों ने इस देश को कैसे तोड़ा था? साम, दाम, दंड और भेद। और मैं जानता हूं कि मेरा वोट मैंने जिस पार्टी को दे दिया, सत्ता में आने के बाद वो मुझको भूल जाएंगे, नमस्कार भी नहीं करेंगे। उसके पहले तक मेरे घर पे आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर छुएंगे, गधे को बाप बना लेंगे क्योंकि वोट चाहिए। और वोट मिलकर जब चलेगा तो 5 साल तक शक्ल दिखाई नहीं देगी आपको। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम अपना है नहीं, ये तो अंग्रेजों ने हमको बर्बाद करने के लिए दे दिया। और इस पॉलिटिकल सिस्टम को अगर आप और आगे चलाएंगे तो समाज और ज्यादा टूटेगा। मेरा जो दर्द है वो दर्द ये है कि समाज टूट रहा है, पॉलिटिक्स उस पर चल रही है। समाज में विभाजन हो रहा है, घर घर में टूटन हो रही है, पॉलिटिक्स उस पर चल रही है।
और वो पॉलिटिक्स किसी बड़े उद्देश्य के लिए होती तो मेरे समझ में आता। अब सबका उद्देश्य सिर्फ सीमित रह गया है कि किसी तरह सत्ता हासिल कर लो और सत्ता सुख भोग लो। ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा क्या है कि हमारे पास ब्लैक कैट कमांडोज हो जाएंगे, वही हमारा स्टेटस सिंबल है। एक बार मिनिस्टर हो जाएंगे, ब्लैक कैट कमांडोज हो जाएंगे। और इनको आप कहते हो कि ये सब समाज सेवी, तनख्वाह लेके काम करने वाले क्लर्क हो गए सबके सब। ये नेता? अपना टीए बढ़ाना हो, अपना डीए बढ़ाना हो तो पूरा पार्लियामेंट एक हो जाता। पूछिए जरा इनसे, कोई एक पार्टी माई की लाल थी जब ये डीए बढ़ाने की बात हुई थी पार्लियामेंट के अंदर? अपने भत्ते बढ़ाने की बात आई थी पार्लियामेंट के अंदर, सारे पार्टीज के एमपी देख हो गए और फटाफट बिल पारित हो गया। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि चुनाव लड़के पार्लियामेंट में जाके कभी क्रांति नहीं हो सकती। मैंने बड़े बड़े दिग्गजों को देखा, मैंने मेरी आंखों से देखा। जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जो आंखों में सपने लेके क्रांति के, बगावत के, ये और वो, और यही दिग्गज बड़ा झंडा लेके 1977 में पहुंचे थे पार्लियामेंट के। आपको मालूम है बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था इस देश में, जेपी आंदोलन, जयप्रकाश आंदोलन, और उसमें बड़े बड़े क्रांतिकारी लोग थे। ऐसे ऐसे क्रांतिकारी लोग थे जो बड़ौदा डायनामाइट केस के अपराधी थे और इस देश के नौजवानों में सुरसुरी पैदा करते थे। जैसे ही पार्लियामेंट के अंदर घुसे, उनकी सारी तेजस्विता नष्ट हो गई। आज वो किसी काम के नहीं, सिवाय इसके कि इस पार्टी का पल्ला पकड़ो या उस पार्टी का पल्ला पकड़ो। पूरी ताकत उनके जिंदगी की अब इसी काम में जा रही है। ऐसे क्रांतिकारियों को हमने देखा है जो आग उगलते थे जब पार्लियामेंट के अंदर नहीं गए थे, और अब पार्लियामेंट में जाने के बाद मुंह सूख गया है उनका, जवाब नहीं दे सकते हैं, उनसे सवाल पूछ रहे थे। तो इस पार्लियामेंट में कुछ है नहीं। और मुझे भरोसा है कि इस देश में अगर क्रांति होगी तो पार्लियामेंट के बाहर होगी, पार्लियामेंट के अंदर नहीं होगी। पार्लियामेंट के बाहर क्रांति होगी। और मैं आपसे एक निवेदन और कर दूं, आप जितने दिन पार्टियों के चक्कर में रहेंगे उतना ही अपना नुकसान करेंगे, देश का नुकसान करेंगे। इन पार्टियों का चक्कर छोड़ दीजिए, पार्टियों का चक्कर छोड़कर देश के चक्कर में पड़िए। आज इनके लिए पता है क्या हो गया? पार्टी देश से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। देश नहीं है, पार्टी महत्वपूर्ण है। और उसमें क्या है? पार्टी नहीं टूटनी चाहिए, देश टूटे तो टूट जाए। सारे समझौते किसके लिए करते हैं? पार्टी नहीं टूटनी चाहिए, चाहे जितने गलत समझौते करने पड़े। सरकार नहीं जानी चाहिए, चाहे जितने गलत समझौते करने पड़े। तो अब इनके लिए भी देश महत्वपूर्ण नहीं है, समाज महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी महत्वपूर्ण है, सत्ता महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं कि पार्टी कभी देश से बड़ी हो नहीं सकती। जो लोग इस भ्रमणा में हैं कि पार्टी देश से बड़ी हो गई है, उनको मैं कह रहा हूं कि पार्टी देश से बड़ी कभी होती नहीं, देश बड़ा होता है। ये देश रहेगा तो आप रहेंगे, ये देश नहीं रहेगा तो आप भी नहीं रहेंगे। इसलिए पार्टियों का चक्कर छोड़िए और इस पॉलिटिक्स की बात छोड़िए, अब तो क्रांति की बात करिए। जितने देर पॉलिटिक्स की बात करेंगे उतना ही ज्यादा आपको निराशा होगी, जितनी देर क्रांति की बात सोचना शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा आशा का संचार होगा, उत्साह आएगा, उमंग पैदा हो। बस यही जवाब मुझे देना।